हेलो गाइस। सो आज हम लोगों का टॉपिक है एआई, राइट? सो एआई क्या है, एआई कैसे वर्क करता है, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप लोग मुझे सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एआई क्या है, राइट? एआई सब हम लोगों के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम ही समझ लीजिए, जो हम लोगों को हेल्प करता है to perform tasks normally require human intelligence, such as understanding language, recognition of images, learning from data, making decisions and solving problems. ओके, तो अब एआई इसमें कैसे टाइप पर हम लोग समझेंगे, ठीक है? सबसे पहला प्रोसेस होता है डेटा कलेक्शन, ठीक है? अब हमारे पास डेटा कहाँ से आता है? तो जो डेटा जैसे टेक्स्ट फॉर्म में है, इमेजेस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में है, ये हम लोग एआई को सबसे पहले ये देते हैं डेटा, जिससे फिर वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? अब ट्रेनिंग, इसके बाद सेकंड पार्ट आता है ट्रेनिंग। इसके लिए स्पेशल एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जो एनालाइज करते हैं डेटा और पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन का काम यही है। पाइथन में जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज आप अभी आगे पढ़ेंगे, नमपाई पांडा वगैरह, ये सारी लाइब्रेरीज। और जो पाइथन है, पाइथन का वर्क यही है कि वो डेटा क्लीनिंग में आपकी हेल्प करता है। डेटा क्लीनिंग हो गया, फिर उसके बाद डेटा, जैसे एक स्ट्रक्चर डेटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, तो हमें उसको स्ट्रक्चर डेटा करके फिर एआई के मॉडल्स में फीड करना होता है, जिससे एआई को प्रॉपर डेटा मिले कि उसको क्या किस डेटा पे वर्क करना है, ठीक है? अब हमारा जो इसके बाद थर्ड स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप हो गया डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन जो हम लोग इमेजेस दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, वीडियो, डेटा आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है? अब जो सेकंड स्टेप मैंने बताया ट्रेनिंग। अब डेटा को ट्रेन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग पाइथन की हेल्प से करेंगे, जो अभी आप लोग शुभम सर से सीख रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है लर्निंग। द एआई मॉडल इम्प्रूव्स इट प्रिडिक्शंस और रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स। अब जो ये पैटर्न्स होते हैं, ये है हमारा एलएलएम, जो लार्ज लैंग्वेज मेथड्स होते हैं, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एलएलएम में ये का काम ही ये है कि वो लर्न करवाता है एआई मॉडल्स को। और एलएलएम में जो हम आगे पैटर्न्स पढ़ेंगे, एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है लीनियर रिग्रेशंस। ये सुपरवाइज डेटा होता है। मतलब जो आप लोगों को पता होगा, बहुत पहले क्या होता था, लोन के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, आपको मोबाइल पे एक बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वो आपको 2 से 3 मिनट में लोन आपका होगा या नहीं बता देता है। तो वहां पे ये एल्गोरिदम यूज हो रहा है। वहां पे हमारे जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हम लोग फीड करते हैं ना, वो सारा डेटा एआई रीड करता है, और वो हमारे क्रेडिट स्कोर वगैरह सबको चेक करके ये बताता है कि आपको लोन देंगे या नहीं। तो वहां पे हम लोग ये वाला एआई यूज कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये लाइव एग्जांपल से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए। जैसे आपको भी लगा हो ना कि मोबाइल में 2 मिनट में हमें लोन कैसे मिल जाता है, तो वहां पे ये वाला मेथड यूज हो रहा है, सुपरवाइज डेटा, जो कि बैंकों के पास है ऑलरेडी। वहां पे एलएलएम यूज हो रहा है, लीनियर रिग्रेशन, जिससे आपको 2 मिनट में बैंक को भी पता चल जाता है कि आपको लोन देना है या नहीं, और आपको भी पता चल जाता है कि आपको मिल रहा है या नहीं, ठीक है? इसके बाद सेकंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी सेम सुपरवाइज डेटा होता है। ये जो स्पैम डिटेक्शन होता है ना, जैसे आपके पास स्पैम मेल आते हैं, स्पैम कॉल आते हैं, तो अब आपको वो पता चलने लगा है स्पैम। लेकिन आज से कुछ सालों पहले ये नहीं पता चलता था कि स्पैम कॉल है या नहीं, स्पैम मेल है या नहीं। वहां पे हमारा ये वाला एलएलएम यूज हो रहा है। सो आप लोग जो स्टार्टिंग अभी जैसे पाइथन सीख रहे हैं, तो पाइथन में पूरा डेटा क्लीनिंग सीखना है, कौन सा डेटा हमारे लिए यूजफुल है वो निकालना सीखना है। और उसके बाद हम जब एआई पढ़ेंगे, तो एआई में हम लोगों को ये लार्ज लैंग्वेज मैथड्स पढ़ने हैं, जो हमको ये समझ में आएगा कि जैसे कोई सी प्रॉब्लम आई है, तो उसमें कौन सा एलएलएम हमको यूज करना है, ये हम पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद डिसीजन ट्री, ये भी सुपरवाइज डेटा होता है।
जो फिर से लोन और रिस्क एनालिसिस मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है। रैंडम फॉरेस्ट, सुपर वेक्टर मशीन, ये सारे मॉडल्स है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। के नियरेस्ट नेबर, ओके, वेरी नाइस, ये सारे एलएलएम के वेरी नाइस। मैथड। थैंक यू। ये वैसे सारे मैथड्स हम लोगों को थोड़ा आपका भी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका आपने कैसे मतलब अभी आप भले ही आप नाम ना लीजिए, लेकिन जैसे मुझे बताया कि आप बहुत ही रेप्यूटेड आपका क्लाइंट है, आपका एमएनसी भी आई थिंक इक्विवेलेंट टू टीसीएस है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, प्लीज़। यस सर। सो आई एम वैशाली शर्मा। I am working as a senior data scientist for the last 8 years, and I have worked with 2 to 3 MNCs, and I have different projects and exposure to work. वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट सेशन, मेरे को अंदर से एक सा फीलिंग आ रहा है। और ये हमारा जो शुभम सर हैं, आप हैं, अंशुल जी हैं, ये सब मिलके एक रॉबस्ट हम आई थिंक फोर्स तैयार करेंगे, जो कि मुझे तो ऐसा फीलिंग है इस नॉलेज के बाद आई थिंक मार्केट डेफिनेटली हम इसी एरिया में लुकआउट कर रहा है एस्पिरेंट्स को। और इसमें अगर नॉलेज हम गेन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हमारे को आने वाला फ्यूचर रहेगा। आपने वैसे ही इसमें आपके उसमें कहा था कि फ्यूचर टेक्स, वो जो वर्ड Expert. है फ्यूचर एक्सपर्ट्स, वेरी 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 करेक्ट। आई थिंक दैट दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट वर्ड फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर हियर। थैंक यू वेरी मच। तो डेफिनेटली जी, तो डेफिनेटली जैसे ही हम पाइथन के सेशन कंप्लीट कर देंगे शुभम सर के साथ, तो या तो हम पैरेलल चला लेंगे मे बी वीकडेज पे इवनिंग में, जिस तरीके से हम अभी सीक्वल का प्लान कर रहे हैं। और 1 1 आवर का रहेगा, क्योंकि वीकडेज में ऑलरेडी हम लोगों के पास बहुत काम रहता है, थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। बट मैं Right. रेडी हूँ, हमारे ट्रेनर्स रेडी हैं, हमारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं। मैं तो एक्सपर्ट्स बोलूँगा, ट्रेनर्स भी नहीं बोल सकता। वी आर दे आर एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री, and they are dealing with the top notch clients, all the industry standards, all the latest technologies they are aware of। मार्केट में कुछ भी आता है, बिजनेस में कस्टमर को हमेशा चाहिए, तो दे नो व्हाट इज़ रनिंग इन द मार्केट उस तरीके से। तो इनसे हमारे को नॉलेज मिलेगा, डेफिनेटली हमको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू वैशाली जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड वी विल प्लान अ सेशन विथ यू लेटर ऑन। So I think अब हम शुभम सर let's start with our Python day 2 session. What do you say? श्योर सर। Thank you आई once होप again. सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं जी, लाइव मैं में। अब कनेक्ट जो नहीं ऐड हुए हैं मैं उनको कनेक्ट करूँगा, मे बी दे माइट बी बिजी इन सम एरियाज, बट आई विल हम्म, आस्क देम। मैंने वैसे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो हु हम्म, आर ऑल नॉट हियर इन द कॉल वी विल आस्क देम टू ज्वाइन और गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। या प्लीज़ कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, प्लीज कंफर्म कीजिएगा जब देखे तो। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, सी द कॉन्फिडेंस विच शुभम सर डिस्प्लेज, द कॉन्फिडेंस विच वैशाली जी हैज़ डिस्प्लेड, द टॉक विच आई डू, है ना, आप लोगों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। सी ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ आपको चुप रहने से नहीं होगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, हमको घर जाके पढ़ के हमको आना है कि यार हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हम कुछ सी जो कॉन्फिडेंस हम डिस्प्ले करेंगे यहीं पे, यही हमारा, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, शुभम सर के भी कॉल्स रहते हैं, मेरे खुद के कॉल्स रहते हैं, कस्टमर भी कॉल पे आता है, आपके भी ऑन कॉल इंटरव्यूज़ होंगे आने वाले वक्त में, ठीक है ना। तो आपको यू शुड लर्न दिस, और डेफिनेटली धीरे धीरे आप जो भी पढ़ें, जैसे आज जो आप पढ़ेंगे उसको आप रात में रिवाइज करके कल फिर उसके आगे, मतलब हमको भी मज़ा आएगा जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे या आप कुछ कॉन्फिडेंटली जवाब दें, गलत ही हो लेकिन आप लेके आओ। इट शुड बी लाइक डेफिनेटली थोड़ा सा वैल्यू होना चाहिए उसमें, मीनिंगफुल होना चाहिए, बट गलत भी होगा तो उसको हम सही करेंगे। कल जैसे आशीष जी का क्वेश्चन था कि वाई 3.14, वाई नॉट 3.16, करेक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में है, बट शुभम सर का आंसर भी उससे ज़्यादा उस पर एकदम सटीक था कि 3.14 इज़ स्टेबल,
एंड वो हमको पता चला, हम सबको पता चला, दैट इज़ व्हाट वी शुड आस्क मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे माही, राहुल, वेदी, ओके, दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। शिवम सर प्लीज़ गो अहेड, सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके ओके, स्वागत है आप सभी का सेकंड सेशन में आज। तो आज हमको आगे सबसे पहले मुझे थोड़ा बताइए कि किस किस ने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, किसी ने डॉक्यूमेंट पढ़ा, कोशिश करी देखने की कल जो भेजा था, उसमें किसी को कोई डाउट है किसी चीज़ में? पाइथन इंस्टॉल हो गया सभी का? यस सर। पाथ में ऐड कर दिया उसको? ओके, और दूसरी बात, रिकॉर्डिंग देखी थी आपने, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया सभी ने? यस यस सर। ओके, किस किस ने नहीं किया है प्लीज़ थोड़ा चैट पर पिंग कीजिए मुझे। वीएस कोड और पाइथन किसने इंस्टॉल नहीं किया है? तुषार जी प्लीज कंप्लीट कीजिए आज उसे, है ना। असाइनमेंट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हैं, आपको करने हैं उनको। हार्डली 5 मिनट्स का काम है, प्लीज कर लीजिए। ओके ओके। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, है ना? मैं अब आगे शुरू कर रहा हूँ। आज का जो अपना टॉपिक कवरेज है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी पिक्चर रहे। आज हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि हमको अपने, अब हर चीज़ को तो हम आउटपुट और इनपुट नहीं दे सकते, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें कंडीशंस लगती हैं, कुछ चेक करना होता है, तो उससे जो प्रोग्राम का फ्लो है वो डिसाइड होता है कि कैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसको टैकल करने के लिए प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, यानी जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, सभी में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन उनके काम एक ही रहते हैं कि प्रोग्राम के फ्लो को डाइवर्ट करना जहाँ भी हम चाहते हैं। ठीक है, तो इनको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है कंडीशन चेक स्टेटमेंट्स और दूसरे आते हैं लूप्स। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कौन कौन शामिल होता है? इफ एल्स, इफ इफ एल्स, नेस्टेड इफ, मैच केस, जिसको स्विच भी बोलते हैं, मैच केस को। और फिर इसके बाद फिर आते हैं लूप्स, आते हैं कि बार बार कुछ हमको इटरेट करवाना हो, बार बार रिपीट करवाना हो, तो फिर जो फंक्शन यूज करते हैं वो लूप्स कहलाते हैं। अपन आज इन दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का क्या काम है? इफ स्टेटमेंट का काम है टू चेक द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या काम है इफ का? कि कंडीशन को चेक करना कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो एक पाइप की तरह समझिए इसको, इफ का। अगर इफ ट्रू हो जाता है, अगर इफ कंडीशन इज ट्रू, देन द फ्लो गेट्स इनसाइड द इफ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, लेकिन अगर इफ कंडीशन इज फॉल्स, then the flow gets outside of the if block of code and execute secondary code। ठीक है, अब इन दोनों को समझाऊंगा क्या है ये। क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा कि एज इज इक्वल टू, अपन वोटिंग एज से देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने लिखा, अच्छा इसका सिंटेक्स कैसा होता है इफ का? हाँ,
तो पहले मैं आपको लिखना बताऊं, पहले तो आपको बताऊं कि कैसे लिखना है, सिंटैक्स कैसा होता है इसका। सिंटैक्स होता है इफ, ठीक है, इफ के बाद कंडीशन। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें कंडीशन को, ताकि क्या होता है कि अभी अभी तो आप एक ही कंडीशन लिख ले, हो सकता है मल्टीपल कंडीशन हो तो आपको एंड या और लगाना पड़े, है ना। तो फिर कैसे लिखोगे आप, तो हमेशा उसको एक ब्रैकेट में लिखें, इफ कंडीशन, उसके बाद कॉलन, और फिर इंडेंट करना है आपको, एक टैब अंदर देना है यहाँ पे, फिर ब्लॉक ऑफ कोड जो भी है, या फिर अपन कह सकते हैं जो भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स, और फिर ये बाहर आ गए अपन इफ से, ठीक है। अगर इंडेंटेशन वापस आ गया अपनी जगह पे, इसका मतलब आप उस ब्लॉक से बाहर आ गए हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट, तो ये आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक, आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, और ये जो स्टेटमेंट है ये इनसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, ठीक है। अभी अपन ये सब इसलिए समझ रहे हैं, अपन अभी बहुत इनिशियल फेज में, आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता इस चीज़ों को, ठीक है, इसलिए मैं इतना समझ रहे हैं। ओके, तो इफ के अंदर अगर आपको कोड करना है तो आपको एक लाइन इंडेंट करनी होगी, टैब देना होगा, तो उसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर सारे ब्लॉक आप लिख सकते हो। अब ये कितनी भी लाइन हो सकती है, मान लो जैसे ये, इसको मैं और मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन ही लिखना है। अब जितनी भी लाइन रहेंगी वो इस इफ की लाइन के अंदर रहेंगी, तभी वो इफ के अंदर माने जाएंगे। अगर इस इंडेंटेशन से बाहर आ गए तो आप इफ की कंडीशन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैंने एक वेरिएबल लिया है एज इक्वल टू 20। कौन सा वेरिएबल है, टाइप क्या है इसका, इंटीजर, राइट। ओके, अब इसमें मुझे कंडीशन लगाना है कि वोटिंग एज चेक करनी है मुझे, तो मुझे चेक करना है, इफ लगूंगा मैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब इसको अपन थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लें, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कॉलन लगाया, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। एक और लाइन ले लेते हैं अपन, ठीक है, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर कॉलेज, है ना। और अपन ले लेते हैं प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, और इससे बाहर फिर क्या लिख देंगे, एक प्रिंट और लिखेंगे, प्रिंट दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड इफ ब्लॉक, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू कंडीशन है, राइट, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ जाएगा ये, तो फ्लो कहाँ चला जाएगा, अपना स्टेटमेंट अंदर चला जाएगा, राइट, इनसाइड इफ ब्लॉक चला जाएगा। यानी कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसको अपन अगर अपन रन करेंगे तो देखिए आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर एलिजिबल फॉर कॉलेज, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, और लास्ट में हमने कंपलसरी प्रिंट दिया था, दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। अब जैसे इसको मैं गलती से क्या कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, अभी भी ट्रू है ना, ये फॉल्स है, False. फॉल्स हो गया। अब क्या आएगा देखिए, बस ये आया, दिस का स्टेटमेंट इज आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, राइट। यानी जो फ्लो है वो इसके अंदर गया ही नहीं, वो सीधा किस पे आ गया, इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इफ कंडीशन की फॉल्स हो गई तो फ्लो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं और सेकेंडरी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमने लिखा है अदर देन इफ ब्लॉक, ठीक है। इधर हमने सेकेंडरी कोड क्या था कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये दिया था हमने आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। No, sir. No, sir. अब मैं क्या था, इसमें मल्टीपल इफ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक इफ दे दिया, अब मैं एक दूसरा इफ भी दे सकता हूँ, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
और अब मैं एज दे रहा हूँ 24। अब मैंने एक और सिंगल सेकंड कंडीशन लिखी कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ओके, इक्वल टू 21, ये क्लोज किया अपन ने ब्रैकेट और प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। और अब इस इफ के बाहर भी एक ले दिया अपन ने प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। अब कोई मुझे बताएगा कि दोनों कंडीशन ट्रू है क्या कि फॉल्स है? ट्रू है सर दोनों कंडीशन। ट्रू है, राइट, ये भी ट्रू है ना। तो अब कंट्रोल फ्लो कैसे रहेगा? पहले वो इसके पास जाएगा, हमेशा लाइन बाय लाइन ट्रैक होता है ना, इंटरप्रेटर है ना, तो लाइन बाय लाइन जाएगा, 22 नंबर पे जाएगा। 22 नंबर पे वो प्रिंट, देखो अपन यहाँ पे डीबगर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अपन अब इसको देखते जाओ। अब देखो ये जैसे अपन ने लगाया, आगे वो अंदर एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल फॉर कॉलेज, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, एलिजिबल फॉर मैरिज, यानी सब कंडीशन ट्रू हो गई। और एक जो कंपेयर वो क्या बोलते हैं कंपलसरी जो ब्लॉक था वो प्रिंट हो गया पूरा, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 20 है, तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ डाल दूंगा 26 28 डाल दूंगा तो ये फिर एलिजिबल फॉर मैरिज नहीं जाएगा, ठीक है। इसको अब देखिए, बस ड्राइविंग लाइसेंस तक गया और इफ ब्लॉक पे आ गया सीधा, इसको इसने फॉल्स कर दिया, तो इसके अंदर वो गया ही नहीं, इस वाले ब्लॉक के अंदर वो गया ही नहीं। तो इस ब्लॉक में गया और ये वाला स्टेटमेंट 30 वाला नंबर वाला स्टेटमेंट इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये मल्टीपल इफ हो गए, ठीक है। अब आता है इफ एल्स, ठीक है। एल्स वाले, एल्स में क्या होता है? एल्स में कुछ नहीं, बस एक इफ कंडीशन के साथ एक सेकेंडरी कंडीशन जुड़ जाती है, अगर कि अगर वो सही नहीं हुआ तो तुम ये प्रिंट कर देना, तो बस इसमें प्रिंट कर दो, प्रिंट ये वाला 18 से बड़ी है तो आप वोट को प्रिंट, एलिजिबल टू वोट है सब है, और नहीं है तो फिर ये वाला प्रिंट कर देना, ठीक है। तो अब कंडीशन तो ट्रू है, पता है हमको, तो कौन से प्रिंट होंगे? एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू कॉलेज, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब इस एज को मैं कर देता हूँ 15 कर दूंगा, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं ना, ये फॉल्स हो जाएगी, Yes. है ना। तो फॉल्स होगी तो फिर इसके अंदर नहीं जाएगा ये फ्लो, किसके पास चला जाएगा? सीधा इफ के पास, सीधा एल्स के पास चला जाएगा। एल्स के बाद जाएगा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर कॉलेज, नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, सिंपल, ठीक है। इतना समझ में है? ये इफ एल्स समझ में है सभी को? अभी क्या किया अपन ने, Yes, sir. ठीक है। यस अब हाँ, अब इसके बाद एक और कंडीशन आती है, मैं आपको थोड़ा सा इफ एल्स के बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा। इफ एल्स, if block of code condition is false, then else block of code will execute, ठीक है। और आप कितने भी इफ लगा सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इफ आएगा। अब वो जो मल्टीपल वाला है वो बताता हूँ मैं आपको, वो मल्टीपल वाला कैसे रहता है? वो रहता है इफ elif और else, ठीक है। जावा में वो ऐसा बोलते हैं इफ, एल्स इफ और फिर एल्स, ठीक है। तो अपन जावा तो पढ़ नहीं रहे, अपन पढ़ रहे पाइथन, बोलते हैं अपन इफ elif x, so if is the first condition block, ठीक है। उसके बाद elif is the second, third,
फोर्थ अप टू n कंडीशन, ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट, ठीक है, एंड कंक्लूड्स विथ एल्स स्टेटमेंट, या फिर एल्स ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स जो है वैसा है सिंटैक्स कि पहले सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ के बाद इसका जो भी कंडीशन है ना, फिर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है ये, फिर एक और ब्लॉक ऑफ कोड दे दिया, फिर इलिफ लिखते हैं, इलिफ के बाद फिर उसकी कंडीशन, फिर उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ऐसा। मतलब आप देख रहे हो, इफ एक बार लिखा है, फिर इलिफ, फिर उसकी कंडीशन, फिर दूसरी इलिफ, फिर तीसरी इलिफ, लास्ट में अगर चारों फॉल्स हो गए, ये चारों फॉल्स हो गए, तो आप भैया एल्स को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में है। अगर इन चारों भी कंडीशन हो गई, ठीक है, मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट करता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट रहता है इसमें, कि कौन सा प्रिंट होगा कौन सा नहीं। ये मैंने पेस्ट किया, ये कंडीशन को पेस्ट किया, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन के बाद देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आपको तो मालूम है कि इफ अगर ट्रू हो गई तो ये वाला जो ब्लॉक है ये कंपलसरी एग्जीक्यूट होगा, राइट, है ना। अभी अपन ने यही पढ़ा है ना, कंपलसरी एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी क्या, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। ऐसे सिमिलरली वो इन पे भी जाएगा, इनको ट्रू फॉल्स चेक करेगा इनका। तो अगर एक भी फॉल्स मिल गया उसको, अगर इन चारों कंडीशन में से उसको एक भी फॉल्स मिल गया, तो वह एल्स को जरूर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब इस इफ को तो वो एग्जीक्यूट करेगा पहले वाले को, लेकिन साथ में वो एल्स को भी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इस कोड को मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ, इस कोड को अपन यूज करते हैं। बता देते हैं अपन पूरे को, है ना। हटाओ इसको, पूरे को हटाओ। अब मैं एक ले रहा हूँ इंटीजर कोई सा भी, कि INT इंटीजर लिया मैंने इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये एक इंटीजर लिया मैंने, डिक्लेयर किया, ये हटा देते हैं अपन इसको भी। अब इसमें मैंने लिखा पहले इफ कंडीशन कि इंटीजर ग्रेटर देन 0, ओके, प्रिंट पॉजिटिव, ये पहला कंडीशन लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा इलिफ, ठीक है, इलिफ लिखा इंटीजर ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, इलिफ ये वाला प्रिंट किया, ठीक है। फिर सेकंड इलिफ प्रिंट किया मैंने, इंटीजर ग्रेटर देन 8, फिर एक और इलिफ प्रिंट किया, फिर एक ग्रेटर देन 9, और लास्ट में मैंने प्रिंट किया एक एल्स, ठीक है, प्रिंट नेगेटिव। इसको क्या दिक्कत है, हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन में चेक कर रहा हूँ बड़ा है कि नहीं, इफ, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई बताइए मुझे, ट्रू हो जाएगी, राइट। इसका दिए 5 वाली भी ट्रू हो जाएगी, और इज ग्रेटर देन, इसको बोल लेते हैं अपन 11, ठीक है। ये कंडीशन कैसी हो गई, कोई मुझे बताएगा, ट्रू हो जाएगी, राइट, है ना। ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, है ना। इसके बाद ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, राइट। उसके बाद ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए मुझे,
false, फॉल्स होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई इन चारों में से, तो वो किसको प्रिंट करेगा, एल्स को भी प्रिंट करेगा साथ में। ठीक है, अगर ये चारों ट्रू हो जाती ना, तो ये एल्स प्रिंट नहीं करता, लेकिन अब ये इसको भी प्रिंट करेगा। अपन देखते हैं इसको, है ना। इसको रन किया, अब देखिए कौन कौन सी आई। हाँ, तो इसको तो पहले ही मिल गई यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन मिली, तो इनके पास फिर वो नहीं जाने वाला, वो फिर एल्स को प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक फर्क है, अगर यहाँ पे मैंने इफ लिखा होता, देखिए अगर यहाँ मल्टीपल इफ दे देता ना मैं, हाँ वो सॉरी, वो मल्टीपल इफ में प्रिंट कर देता है इसको, तो मैंने इन सबको चेंज कर दिया ना। अब वो इनको इंडिपेंडेंटली चेक करेगा और फिर एल्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देखो, अगर मैंने यहाँ मल्टीपल इफ दिया होता, तो वो बारी बारी से एक एक को चेक करता और फिर एल्स को भी प्रिंट करता साथ में, क्योंकि कौन सी फॉल्स हो रही है, ये वाली फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर इलिफ दिया हुआ है मुझे, जैसे मैंने अगर इलिफ दिया हुआ है, तो वो इन चारों में से चेक करेगा कौन सी ट्रू है और उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन इधर तो पहले ही मिल गया उसको ट्रू, तो वो इसको ही प्रिंट करेगा बस। बाकी ये सब कैसे, ये इसका जो तरीका है, द वे ऑफ एग्जीक्यूशन इज बेस्ड ऑन और कंडीशन। ठीक है, मतलब और कंडीशन जो मैंने आपको सिखाई थी वो कैसी थी कि इफ और, मतलब या इफ वन और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो उसको पहले वाले को एग्जीक्यूट कर देगा, पहले ही ट्रू मिल गया उसको। अब मान लीजिए इधर में लिख देता है इंटीजर इज ग्रेटर देन 12, तो अब कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होता है, अगला अगला जो उसको मिल जाता है, यानी ये वाला प्रिंट होता है, ग्रेटर देन 5 वाला। तो रन करके देखें, देखिए ग्रेटर देन 5 वाला प्रिंट हो गया, क्योंकि ये वाला फॉल्स हो गया। तो वो सेकंड पे गया, सेकंड पे चेक किया, अरे हाँ ये तो 5 से बड़ा है, बस इसके आगे फिर वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों और कंडीशन में। अब इसको भी अगर अपन फेल कर दें, है ना, इसको अपन ने सेव किया, इसको रन किया, तो अब वो ग्रेटर देन 8 पे आ गया। अब इसी में इसको फॉल्स करूंगा जैसे, तो इसको रन किया, तो अब वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे उसको नहीं मिल रहा, ये तो पहले से ही फॉल्स है, इस पे तो जाएगा नहीं, इसी लिस्ट पे तो, है ना। तो उसके बाद वो सीधा एल्स नेगेटिव प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? इफ एल्स में कोई डाउट है? no sir, देखिए एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कोई डाउट नहीं है, फिर भी एक बार कर देता हूँ कि पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, if there are multiple if statements, ठीक है, पहली कंडीशन है ये, है ना, कि अगर वहां पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें इफ कंडीशन, ठीक है ऐसा, फिर इफ कंडीशन, फिर ऐसे इफ कंडीशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इट विल चेक 1 by 1 एंड प्रिंट। ठीक है, अब एक सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ देयर इज, इफ elif कंडीशंस, तो it will execute the first true statement, encounter। मतलब अगर इफ इलिफ वाली कंडीशन में ऐसा है कि अगर जो भी उसको सबसे पहला ट्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और इफ ऑल इलिफ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, then it will execute the else statement। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? इसमें कोई थर्ड कंडीशन,
if all if and elif statements are false, it will print block of code of s block. यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये तीनों कंडीशन समझ में आई? Yes, अगर sir. मल्टीपल इफ लगे हुए हैं, हेलो, हाँ बोलिए। ये क्लियर है सर. हाँ, अगर मल्टीपल इफ है तो फिर वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, सबको प्रिंट करेगा। अगर इफ इलिफ है तो जो भी उसको पहला ट्रू मिलेगा उसको प्रिंट करेगा, और थर्ड कंडीशन में अगर सब फॉल्स है तो वो एल्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आपको नेस्टेड इफ, हाँ नेस्टेड इफ बता। अब जो अगला कंसेप्ट है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कुछ नहीं, कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करने का कोड है ना। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए कि रुद्राक्ष को ब्लड डोनेट करने जाना है। ठीक है, रुद्राक्ष को मैसेज आया कि ब्लड डोनेट करना है ना। और रिक्वायरमेंट ये है कि जो ब्लड डोनेशन का जो रिक्वायरमेंट ये है कि 20 साल से बड़ा होना चाहिए, और उसका जो वेट है वो 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, है ना। क्योंकि दुबले पतले आदमी से क्या खून लेना है ना, वो तो बेचारा वैसे ही, इसके अंदर खून नहीं है, वो क्या डोनेट करेगा किसी को, है ना। तो जो उसका रिक्वायरमेंट ये है कि वो 20 साल से बड़ा होना चाहिए, और उसका जो वेट है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो अब इसको लिखने के कितने तरीके हैं, है ना। इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि मैं पहले चेक करूं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 20 तो एलिजिबल फॉर डोनेशन। फिर मैं दूसरा इफ लगाऊंगा कि इफ वेट इज ग्रेटर देन 50 तो एलिजिबल फॉर डोनेशन। मतलब दो इफ स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे मुझे, राइट। अलग अलग लिखना पड़ेगा, इस मतलब इस फॉर्मेट में लिखना, मुझे इस फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या कि दो एक ही बार में कंडीशन चेक कर लूँ मैं दोनों, है ना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सॉरी एंड ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कल जो मैंने आपको एक लॉजिकल ऑपरेटर बताया था जिसको छोटे में एंड लिखते हैं, वो बताया था, है ना। उससे कर सकते हो, या फिर आप नेस्टेड इफ से कर सकते हो, है ना। मैं आपको दोनों से लिखना बताता हूँ। तो पहला है ऑपरेशन 1। ठीक है, ऑपरेशन 1 में क्या है कि मैं आपको सबसे पहले नेस्टेड इफ पढ़ रहा है तो नेस्टेड इफ से बताता हूँ कि एज इज इक्वल टू, मान लीजिए 21 का रुद्राक्ष, और उसका जो वेट है वो 65 kg है। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं लिखा मैंने। अब इसमें जस्ट सेकेंड प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आपको ये बता रहा था कि नेस्टेड इफ से प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, इफ कंडीशन है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, है ना। पहली कंडीशन ये हो गई, है ना। और फिर इसके अंदर मैंने मैसेज दिया प्रिंट एलिजिबल एज फॉर डोनेशन। ठीक है, फिर अब दूसरी बार फिर मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं एक और इफ लगाऊंगा, इफ वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये कंडीशन मैंने बंद करी,
ना, इसके बाद लिखा प्रिंट एलिजिबल वेट फॉर डोनेशन, और फिर बाहर लिख दूंगा मैं वेट फॉर डोनेशन, और यहाँ पे लिख दूंगा एल्स, एल्स लिख दिया मैंने, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर डोनेशन, ये कर दिया मैंने, इसको थोड़ा अंदर बाहर कर दूँ, है ना, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये एज ग्रेटर देन 20 है कि नहीं, ट्रू कंडीशन है, राइट। ये किसके पास जाएगा, एलिजिबल एज फॉर डोनेशन के पास, और ये अंदर भी इसके भी जाएगा, है ना। और हो सकता है कि चलो रुद्राक्ष की एज 18 साल हो, है ना, लेकिन वेट 65 हो, तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा, है ना। ये भी एक दिक्कत है। और रुद्राक्ष अगर 22 साल का है और 45 किलो का है तो भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अपने को दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली चेक करनी है, इसलिए नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करें। अब जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, क्या आ जाएगा, एलिजिबल एज फॉर डोनेशन, क्योंकि दोनों कंडीशन, अब ये ट्रू हो गया तो इसके पास जाएगा, ये तो प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर नहीं प्रिंट करेगा वो, है ना। तो अब जैसे मान लो मैंने एज अब चेंज कर दिया, रुद्राक्ष जो है वो है 18 साल का, लेकिन उसका वेट 65 है, तो मतलब डोनेट तो कर सकता है वेट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी एज क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे कम है। तो अब देखिए, अब ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा, यानी एल्स के पास चला गया, नॉट एलिजिबल एज फॉर डोनेशन, ठीक है। सिमिलरली अब रुद्राक्ष जो है वो 22 साल का है और उसका वेट है 45 किलो, एकदम दुबला पतला। अब देखिए, मतलब एज तो है डोनेशन के लिए, लेकिन क्या वेट है क्या उसके पास डोनेशन के लिए, ये कंडीशन आके फॉल्स हो रही है, राइट। मतलब वो डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसको तरीका, एक तरीका और जो अच्छे से लिखने का तरीका वो ये है, अगर दोनों कंडीशंस चेक करनी है मुझे, तो मैं कैसे चेक करूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड जो वेट है ग्रेटर देन 50, तो प्रिंट एलिजिबल एज एंड वेट फॉर डोनेशन, ठीक है। इसको भी कर दिया चेक, ठीक है, अपने रन किया और इसको रन किया। अब क्या कंडीशन चेक हो रही है सही, ये वेट ग्रेटर, हाँ, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी अगर एंड कंडीशन लगी है और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हो गया कि ये इस स्टेटमेंट को अंदर नहीं ले जाने देगा, सीधा किसको प्रिंट कर देगा, इस एल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब सिमिलरली रुद्राक्ष की एज 22 है और वेट अब 60 हो गया है ना। अब रुद्राक्ष भाई डोनेट कर सकते हैं, ये आ गया, है ना। तो ये नेस्टेड इफ का काम होता है। अगर कंडीशंस के अंदर कंडीशंस हैं तो फिर नेस्टेड इफ का काम आता है, ठीक है। तो ये आपके इफ एंड एल्स वाले यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है किसी तरीके का, मतलब इफ में, इफ एल्स में, इफ एल्स में, या फिर नेस्टेड इफ में कोई डाउट है, नो सर। No, sir. ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन लूप्स पे आते हैं। लूप्स क्यों आए, ना, कोई भी काम प्रोग्रामिंग में होता है तो उसका एक पर्पस होता है। लूप्स का क्या काम है, तो किसी भी ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को अगर मुझे बार बार इटरेट करना है तो मैं लिखता थोड़ी बैठूंगा, राइट। मतलब जैसे अगर मुझे 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है तो मैं डिक्लेयर थोड़ी करता बैठूंगा कि डिजिट 1 बराबर 1, डिजिट 2 बराबर 2, डिजिट 3 बराबर 3 एंड सो ऑन अप टू डिजिट 10 इक्वल टू 10, है ना। इससे आपका टाइम खराब होता है ना, आप इतना कितना लिखोगे, और इससे मेमोरी भी खराब होती है। मेमोरी में भी आप बार बार सेव करते जा रहे हो तो मेमोरी भी ऑप्टिमाइज नहीं होती है। तो जस्ट टू रिपीट अ पैटर्न टू ऑप्टिमाइज मेमोरी, है ना, टू ऑप्टिमाइज कोड, मतलब मुझे इतनी लाइन्स लिखनी पड़ेगी, है ना। इतनी चीज़ों को करने के लिए फिर हम यूज करते हैं लूप्स का, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के लूप होते हैं। पहला होता है वाइल लूप,
ठीक है। अब वाइल लूप के साथ लिमिटेशन बोल सकते हैं, इसका सिंटैक्स कैसा रहता है मैं आपको बता दूं। सिंटैक्स जो होता है वो होता है वाइल कंडीशन और फिर जो ब्लॉक आपको रिपीट करना है। स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। या फिर आप इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे इफ को देते हैं वैसे इसमें भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं वाइल लूप का। वाइल लूप का एग्जांपल कैसा रहता है, जैसे अपन ने दिया कि आई बराबर 1 दिया, ठीक है। ये मैंने एक इंटीजर दिया। अब मुझे 10 तक की गिनती प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अरे वाइल आई इक्वल टू 10 है ना, फिर आता है प्रिंट आई, ठीक है। और मुझे आगे एक से आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्या एग्जीक्यूट हो रहा है यार बार बार। आई और फिर एक कंडीशन देनी मुझे, आई इज इक्वल टू, एक से बढ़ाना भी ना, क्योंकि अगर मैं एक से नहीं बढ़ाऊंगा तो ये 1 1 1 ही प्रिंट करता रहेगा, 10 बार प्रिंट कर देगा और इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन एग्जीक्यूट करें, है ना। ये कब तक जाएगा, जब तक ये 10 तक पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। बस अपने को इसको रन करना है और 10 तक की गिनती पूरी हो जाएगी अपनी। देखिए दिख रहा है आपको, सभी को ये दिख रहा है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई, है ना। तो वो क्या Yes. कर रहा है, बस मैंने तो लेकिन डिक्लेयर तो कितना वेरिएबल किया था, मैंने 1 किया था। बस मैंने क्या किया, उसको 10 तक चला दिया ताकि वो और एक एक से बढ़ा भी दिया। जैसे मैं इसको नहीं लिखूंगा ना, देखना इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा ये, या फिर 10 तक एक प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ये देखो अभी तक जा रहा है, ये देखो चल रहा है लूप, अभी खत्म नहीं हुआ है, दिख रहा है ये एक प्रिंट होता जा रहा है। इसको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। ये देखो कितनी बार 1 प्रिंट हो गया, देखो वो स्क्रॉल बार दिख रही है आपको, साइड में चलती जा रही है। ये देखो कितनी बार प्रिंट हो चुका है 1, इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो वाइल लूप की ये खामी समझ लीजिए कि इसमें मुझे कंडीशन देनी ही पड़ती है। अगर मैं कंडीशन नहीं दूंगा तो लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, ये 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये समझ में आया वाइल लूप सभी को। वाइल लूप में क्या करते हैं, वाइल लूप का काम है एक कंडीशन प्रोवाइड करना, Yes, sir. लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि आपको एक कंडीशन अंदर भी प्रोवाइड करनी होगी अगर आपको इनफाइनाइट लूप में नहीं ले जाना है तो, ठीक है। इसको मैं किधर तक भी प्रिंट कर सकता हूँ, जहां तक मेरी मर्जी होगी, ठीक है। तो ये होता है वाइल लूप का काम। अब इसके बाद आता है फॉर लूप। फॉर लूप थोड़ा बढ़िया है। फॉर लूप में क्या, फॉर लूप में क्या होता है कि आप कंडीशन वगैरह भी दे सकते हो और मतलब आसान हो जाता है काम। फॉर लूप में एक फंक्शन आता है, उसका नाम होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का काम कैसा है, रेंज फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन of Python used to input the start and stop with step values। सब बताऊंगा आपको क्या क्या है ये। देखिए स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा क्या क्या है। स्टॉप का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, ठीक है। और स्टेप जो होता है जंप वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर जैसे मैंने स्टार्ट वैल्यू 1 दी है, स्टॉप वैल्यू 10 दी है और जंप दिया है 2 का, तो पहले वो 1 पे जाएगा,
फिर वो 3 पे जाएगा, फिर वो 5 पे जाएगा, फिर वो 7 पे जाएगा, फिर वो 9 पे जाएगा। और क्योंकि 10 तक जाना है, लास्ट वैल्यू क्या है इसकी, 10 तक है, तो बस अगला वैल्यू जैसे ही वो 10 होगा तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द लूप, लूप क्लोज हो जाएगा, लूप या फिर लूप क्लोज। ठीक है, तो जैसे इसको कैसे देते हैं, इसका सिंटेक्स अपन जैसे अब यही काम मुझे वापस फॉर लूप में करना है, तो मैं कैसे इसको लिखूंगा। अब इधर मुझे i इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब देखना है फॉर i इन रेंज 10, बस इतना लिखना है मेरे को, प्रिंट आई, काम खत्म, i+1 वगैरह कुछ नहीं, ये आ गया। ठीक है, रेंज 10 इसको 11 कर लेते हैं। अब जो मैंने प्रिंट किया है 1 से लेके 10 तक आ गया पूरा एक बार में। ठीक है, और स्टार्ट की जो वैल्यू होती है ये हमेशा n-1 होती है, और फाइनल वैल्यू का भी n-1 ही होती है, और इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी अगर आपने इफ नॉट इनिशियलाइज्ड। ठीक है, और फाइनल वैल्यू हमेशा n-1 तक चलेगी, मतलब आप 10 दोगे तो 9 तक चलेगी, जैसे यहाँ पे लूप चला है ना, वो 9 तक चला जब पहली बार मैंने 10 दिया ना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले ही दे दूं कि i इक्वल टू 1, तो वो पहले ही चल देगा, मतलब 1 से ही चालू होगा, अब वो 0 से चालू नहीं होगा, इनिशियलाइज कर दिया मैंने उसको यहाँ पे, तो सेव किया अपन ने और रन किया। और ये 10 तक निकल गया, ये रन किया। तो मैं आपको फॉर लूप समझा रहा था, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं फॉर, फिर इसमें मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे, कौन से ऑपरेटर पढ़ाए थे मैंने, ऑपरेटर्स, मैंने आपको एक इन और नॉट इन पढ़ाए थे, अगर किसी को याद होगा पुराना, तो एक इन पढ़ाया था और एक नॉट इन पढ़ाया था मैंने। तो ये कैसे मेंबरशिप ऑपरेटर रहते हैं, राइट? कोई मुझे कंफर्म करेगा कौन से ऑपरेटर रहते हैं ये? हाँ, ये मेंबरशिप ऑपरेटर रहते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, ये रिटर्न करना है, मतलब ये चेक करना कि ये बताना कि इज मेंबर ऑफ है कि नहीं, निकलेगी मेंबर ऑफ एनी या फिर सेट लिस्ट जो भी है ना। तो इसमें बस फॉर लूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिखते हैं फॉर वेरिएबल इन रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फिर लिखते हैं अपन स्टार्ट, ठीक है, फिर स्टॉप और फिर स्टेप। ठीक है, अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, फॉर वेरिएबल इन रेंज, ना हम स्टार्ट दे रहे हैं ना स्टॉप दे रहे हैं, और मैं सीधे लिख दूं स्टेप। ठीक है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फॉर वेरिएबल इन रेंज। ठीक है, फिर अपन दे सकते हैं स्टार्ट दे सकते हैं, और स्टार्ट तो आप नहीं दे सकते, स्टॉप देना पड़ेगा आपको, अगर स्टॉप नहीं दिया ना तो लूप एंडलेस चला जाएगा। और स्टेप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया, इफ यू हैव नॉट गिवन क्या स्टार्ट, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, अगर इफ यू डू नॉट गिव स्टॉप, तो इट विल गो इनटू एंडलेस लूप।
क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कहाँ रुकना है, ठीक है। इफ यू डू नॉट गिव स्टेप, तो डिफॉल्ट स्टेप इज 1, यानी इट विल जंप बाय 1, इट विल जंप बाय 1, यानी अपना रिवर्सल हो जाएगा, मतलब एक एक स्टेप से जंप करेगा। जैसे हमने 1 से 10 में हमने कोई स्टेप नहीं दिया तो वो 1 बाय 1 ही जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमने स्टार्ट नहीं दिया तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, अगर हमने स्टॉप नहीं दिया तो वो एंडलेस लूप में चला जाएगा, और अगर हमने स्टेप नहीं दिया तो वो 1 बाय 1 ही जंप करेगा। जैसे अब इन सबको ट्राई करें अपन एक बार, है ना, अपन इन सबको ट्राई करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से सबको हटाएंगे, ये भी हटाते हैं, इन सबको लिख लिया। एंटर, इसको अपन कमेंट करते हैं अभी पहले, है ना, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी अपन कमेंट कर देते हैं। अब पहले मैं सब दे रहा हूँ, स्टार्ट स्टॉप दे रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। कोई भी वेरिएबल लिया मैंने, स्टार्ट लिया मैंने 1, स्टॉप लिया इसका 11, और स्टेप दिया मैंने इसको 2, ठीक है। और फिर मैंने, अब मुझे प्रिंट भी तो करवाना है, प्रिंट करवाऊंगा मैं, ये कॉलन दिया प्रिंट आई, ठीक है। अब इसका स्टार्ट मैंने कहाँ कहाँ से दिया है, 1 से शुरू होगा और n-1 तक चलेगा, मतलब ये कहाँ तक चलेगा मुझे बताइए, 10 तक चलेगा। 11 दिया ना मैंने, मतलब ये 10 तक जाएगा, और स्टेप दिया मैंने इसका 2, यानी जंप करेगा 2 से, ठीक है। तब देखिए क्या प्रिंट होता है ना, अपन देखते हैं इसको। देखिए अपन ने क्या क्या कहाँ से शुरू किया था मुझे बताइए, 1 से शुरू किया था, ठीक है। ये 1 से शुरू हुआ है, 2 से जंप किया, आगे 2 तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, अब 7 के बाद 9 आया, अब 9 के बाद क्या होगा, ये चलेगा कहाँ तक मुझे बताइए, 10 तक चलेगा, राइट। और जंप कितना करना है इसको, 11, और जा कहाँ तक रहा है, 11 तक जा रहा है, तो 11 10 से बड़ा हो गया, यानी ये लूप फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर हो जाएगा, तो 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन अगला कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अगले कंडीशन में क्या है, अब सिर्फ स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। स्टार्ट मैंने दिया 1, स्टॉप दिया 11, और स्टेप मैंने कुछ भी नहीं दिए, स्टेप मैंने खाली छोड़ दी। और अब अगर मैं स्टेप खाली छोड़ दी तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेप खाली छोड़ने पे वो कितना डिफॉल्ट ले लेता है, 1 ले लेता है ना। बस देखिए 1 से शुरू किया इसने, और कहाँ तक चलेगा, n-1 यानी 10 तक चलेगा। अपन ने 11 दिया है तो n-1 वो 10 तक चलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली अपन एक और केस देखते हैं जिसमें मैंने आपको सिर्फ स्टेप दी है, लेकिन अब देखिए इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अपन कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसमें। लेकिन इसको आपको फिर क्या होगा कि इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और इट्स नॉट क्लोज्ड, लेकिन एरर ये किस बात के लिए दे रहा है, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिया मैंने, ठीक है। अपन देते हैं इसको इंटीजर i इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद भी नहीं देगा क्योंकि आपको एक स्टार्ट और स्टॉप तो देना ही पड़ेगा हमेशा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ स्टेप दिया है तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवैलिड स्टेटमेंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको ना तो उसका अंत दिया है और ना ही उसकी शुरुआत दी है, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको कैसे चलाना है, तो ये हमेशा इनवैलिड स्टेटमेंट में आ जाएगा, ये कभी भी रन नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट नहीं दिया है, अब इसके बाद में अगला स्टेटमेंट है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हटाते हैं, इसको भी कमेंट किया मैंने। अब इसको मैं बोल रहा हूँ फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टेप
इसको किया मैंने बंद, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट आई, इसको भी आई कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी भी ये नहीं देगा क्योंकि इसको नहीं मालूम है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर मैं इंटीजर, अगर मैं आई इक्वल टू 1 भी दे दूँ तो भी कोई फायदा नहीं होगा, ये रन नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसको शुरुआत नहीं मालूम है। बंद तो पता है उसको, जैसे बंद अपन ने 11 दिया है, स्टेप अपन ने 2 दिया है, तो चलेगा कैसे ये? क्योंकि उसके पास शुरुआत नहीं है, वो उल्टे एरर देगा आपको। देखो अपन रन कर भी देंगे तो
अब जैसे इसका आप उसको 10 से लेके -10 तक भी चला सकते हो आप इसको, माइनस तक भी जाता है ये 10 से लेके को, जैसे -10 से -20 भी चलाना हो तो आप इसमें सभी तरीके की कंडीशन से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको भी आज 2 सजेशन दूंगा वेबसाइट्स के, तो प्लीज़ आप लोग उस वेबसाइट्स को भी प्रैक्टिस करें, तो आपको इफ एल्स और फॉर लूप्स बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, सर जो यहाँ तक इनिशियलाइज समझ में आया सभी को? सर जो आपने हाँ। इनिशियलाइज किया तो 1 से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं कि दूसरा वैल्यू भी ऐड हो सकती है उसके अंदर, मतलब? ये देखिए ना सर, इनिशियलाइज कर दिया ना -10 से, मैंने हम्म, स्टार्ट दे दिया ना, जी जी। ये -10 से इनिशियलाइज कर दिया, आप इसको +10 से भी कर सकते हो, है ना। जहाँ ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ से चालू करना है उसको, ठीक लेकिन है। आपको ट्रेवर्सल सही देना होगा। अगर आप 20 से चालू कर रहे हो और आपको 40 तक जाना है तो आपको स्टेप में हमेशा पॉजिटिव देनी होगी आपको, और अगर आपको ऑन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपको रिवर्स जाना है यानी 40 से 20 पे जाना है तो आपको स्टेप हमेशा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, हम्म, आप इनिशियलाइज कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम है किसी लूप में, वाइल वाले लूप में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की? चैट में बता दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, या फिर बोल के बता दीजिए कोई समस्या है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। रुद्राक्ष, राहुल, माही, निशिता, स्मिता जी, प्लीज किसी को, वेदी। प्लीज आप लोग किसी को भी छोटा सा भी प्रॉब्लम है, छोटी सी भी शंका है तो प्लीज पूछिए, है ना, मैं आपको बताऊंगा उस चीज पे। नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके सर। No, sir, clear है. चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। Yes, sir. अब आगे दो कंसेप्ट, एक होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू, और एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट, इनका सिंटैक्स कोई ज़्यादा खास नहीं होता। ठीक है, इनका सिंटैक्स कैसा रहता है, कंटिन्यू, और ब्रेक का स्टेटमेंट होता है ब्रेक। ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, वो इनकी फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैसे है कि जैसे हमको कोई प्रोग्राम बीच में ही रोकना है, हमको नहीं एग्जीक्यूट करना आगे की लाइंस ऑफ कोड, तो हम फिर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको कुछ कंडीशन चेक करके फिर आगे बढ़ना है, ये एक तरीके के क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक अगर शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो ये स्पीड ब्रेकर से, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच चेक द कंडीशन इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। अभी तो क्या कर रहे हैं, हम शुरुआत में कंडीशन दे देते थे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ फॉर में दे दी, हमने एक वाइल में दे दी, हमने इफ या एल्स में दे दी, लेकिन जैसे मान लीजिए मेरा कोई लूप चल रहा है, मान लीजिए कि ये लूप चल रहा है 1 से लेके 10 तक चल रहा है, और एक की स्टेप से चल रहा है। अब हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो कि बीच में शायद 3 या 4 प्रिंट नहीं हो, है ना। अगर मुझे इसको बीच में रोकना पड़े किसी वजह से, तो मैं कैसे रोकूंगा बीच में किसी लूप को, है ना। तो ये जो काम करते हैं वो करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब एक से, अभी जैसे मान लीजिए इस कोड को मैंने चलाया तो 1 से 10 तक चल जाएगा, है ना, मैंने इसको रोक नहीं पाया हूँ, है ना, इस बीच में इसको बिल्कुल रोक नहीं पाया हूँ। इसको रोकेंगे कैसे, इसको ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से रोक सकते हैं अपन। ठीक है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इससे अगर हम लिख दें कि इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, सिंपल, कि क्या, अगर फॉर आई इन रेंज 1 से 10 तक चलेगा, यानी 1 से 9 तक चलेगा ये, और आई प्रिंट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आई 5 बराबर आ जाए तो इसको बंद कर देना प्रोग्राम को। चलिए इसको एग्जीक्यूट करें अपन। 5 के बाद गया क्या प्रोग्राम आगे, लूप तो कहाँ तक चलाया था मैंने,
इधर क्या हो रहा है कि पहली बार में क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट दिया था 1 से, ठीक है। अब अगला जंप क्या आएगा, 4 पे आएगा, तो 4 4 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। अब 4 के बाद अगला जंप क्या है, सीधा 7 है ना। तो 7 ये कंडीशन जो है क्या हो रही है, फॉल्स हो रही false। है ना। इसलिए वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से रोक रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे यस। मैंने, अगर मैं कुछ कर भी दूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू भी लिख दूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। लेकिन अगर मैं देखो अब 2 कर देता हूँ तो इसका मतलब रहेगा। अब थोड़ा जाएगा, अब 5 तक रुक जाएगा, देखो 1 3 5 पे रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम होता है ब्रेक और कंटिन्यू का। ये कैसे, स्पीड ब्रेकर है कोड के, अगर हमको कोड बीच में रोकना है, अगर हमको बीच से वापस कंटिन्यू करना है, कुछ कंडीशन बीच में चेक करके, तो हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। और हाँ, एक कंडीशन और है जो मैं आपको नोट की तरह बताना चाहता था। नोट कि द लाइन्स विच आर रिटर्न आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट इफ फाउंड ट्रू, यानी अगर ब्रेक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, विल नॉट एग्जीक्यूट। समझ में, आपने ब्रेक के बाद 50 लाइन लिखी हो, लेकिन अगर ये ब्रेक अगर पॉजिटिव हो गया, यानी ट्रू हो गया अगर ये गलती से, तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी ब्रेक के बाद, ठीक है। प्रोग्राम ये ब्रेक के बाद सीधा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, आफ्टर दिस लाइन नो नो मोर कोड विल एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप समझो, इस ब्रेक के बाद भी मैंने अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखी हुई है मैंने, यानी लिखा हुआ है जैसे कि प्रिंट लिखा है, कुछ मैसेज प्रिंट प्रिंट ब्रेक अप्लाइड, ऐसे लिख देंगे अपन, ठीक है। तो इसको अपन नॉर्मल स्टॉप लिख देंगे 1, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखिए 5 तक गया, लेकिन ये क्या ब्रेक अप्लाइड लिखा है क्या, ये बताइए मुझे। ये प्रिंट हुआ क्या मैसेज, ये वाला नहीं। नहीं प्रिंट हुआ ना। तो इसीलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि अब वो देखिए, और कोड भी देखो। अब देखो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद मैंने कोड लिखा है, तो क्या बोल रहा है, कोड इज स्ट्रक्चरली अनरीचेबल। क्यों अनरीचेबल है, क्योंकि हमने आगे एक ब्रेक लगा दिया। जैसे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा ना, कंटिन्यू, तो देखिए वो फिर चालू हो जाएगा। करके देखें एक बार। हाँ, अल्टीमेटली वो इसके बाद ही फिर यहाँ से वापस ऊपर आ जाएगा। इसके बाद की लाइंस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। अगर ये मैंने कहा ना, ये स्पीड ब्रेकर की तरह है, अगर इसके आगे कुछ भी आपने लिखा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये क्या करता है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं, पेंट से अगर ये लाइन ऑफ कोड है, कोई भी लाइन ऑफ कोड है आपने लिखी हुई है, और फिर आपने इसके आगे लिखा कंटिन्यू, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी नीचे वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट कौन सी होगी, जो वापस से जो ऊपर पहली लाइन थी उस पर ये वापस से जंप हो जाएगा, यानी ये फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। रॉन्ग एरो, जो फ्लो है वो वापस ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ब्रेक के बाद तो चलता ही नहीं है, पता ही है आपको। लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा कि अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंटिन्यू में क्या होगा कि वापस वो फंक्शन को ऊपर से कॉल करेगा वापस से, ठीक है। ये होता है कंटिन्यू और ब्रेक का कंसेप्ट। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो इसको आप सर। लोग
इसको आप लोग Sir, I have a doubt. किसको डाउट है, कौन बोल Smita रहा है? here, sir. Hello, sir. हाँ स्मिता जी, हाँ बोलिए। Sir, break. I can understand to break the statements like हमारा जो iteration is going on, we can break that iteration. But continue हम्म, का use मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि iteration already is going on. तो फिर continue का use क्या हुआ वहाँ पे? देखिए अभी मैंने आपको, जब मैंने शुरुआत करी थी इन दोनों की, तो मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशन हमको किसी बीच में चेक करनी है, अभी क्या हो रहा था, लूप जो है वो 1 से 10 तक बेतहाशा चल रहा था बिना रुके, Okay. ठीक है। लेकिन मुझे कुछ लूप के बीच में अगर कुछ थोड़ी देर रुक के अगर मुझे कुछ चेक करना है तो फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। क्योंकि अब कंटिन्यू जैसे के बाद इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग इट विल नॉट एग्जीक्यूट ना, कंटिन्यू के बाद यदि हम कोई स्टेटमेंट यदि लिख भी रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट, गो टू द लूप। हाँ, क्योंकि वो कोड उसके बाद अनरीचेबल, देखिए रीचेबल सिर्फ इफ ब्लॉक तक अनरीचेबल है वो, हम्म। जो है ना, इफ ब्लॉक तक अनरीचेबल है। मैं बाहर आ जाऊंगा तो रीच हो जाएगा, देखिए आ गया रीच, हो गया रीचेबल ये पूरा। अच्छा। सिर्फ इफ ब्लॉक तक अनरीचेबल है वो, इफ के अंदर लिखा है ना, इसलिए अनरीचेबल है वो। ये बाहर आ गया ना, मैं ये देखिए रीचेबल हो गया। अब लिख दूंगा तो ओके। प्रिंट आ जाएगा बाहर। देखिए आप अब एग्जीक्यूट करो तो देखिए ब्रेक अप्लाइड आ गया ये। के लिए यस, करेक्ट सर। हाँ मतलब लूप लेकिन लूप में तो चल रहा है वो। लूप में तो चल रहा है अब, लेकिन ब्रेक में दिक्कत हो जाएगी। देखिए ब्रेक में फिर अनरीचेबल हो जाएगा। लूप ही ब्रेक हो जाएगा। हाँ लूप ही ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये जैसे वो ब्रेक अप्लाइड तो प्रिंट हो गई, क्योंकि वो तो बाहर ही है लूप के, है ना, वो तो हम्म। कंपलसरी प्रिंट होगा, लेकिन लूप बंद हो जाएगा। ओके। ठीक है, प्रिंट तो ठीक। होगा। देखिए ये प्रिंट तो, मैं देखो ये ब्रेक अप्लाइड हो गया ना, आया प्रिंट यहाँ पे, लेकिन ये हम्म। चला कहाँ तक, सिर्फ 5 तक, है ना, चला सिर्फ वो ठीक। 5 तक, क्योंकि ब्रेक मैंने 5 पे अप्लाई कर दिया था उसको। लेकिन यहाँ पे ओके। तो मैंने प्रिंट दिया ना, ये तो रीचेबल है ना। हम्म। तो जहाँ भी आप ब्रेक लगाएंगे, अब मैंने इस ब्रेक को अगर यहाँ लगा दिया होता ना, तो ये देखो वो नीचे का प्रिंट अनरीचेबल हो गया। हम्म। ये इसलिए आप ब्रेक को और कंटिन्यू को बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। हालांकि यूज होते हैं, टेस्टिंग में बहुत यूज होता है इनका। हाँ हाँ, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे हमको स्टेटमेंट को तुरंत रोकना पड़ता है कोई भी एक्शन के बाद, तो वहाँ बहुत लिखते हैं इनको। लेकिन जनरल प्रोग्रामिंग में तो बहुत कम यूज़ करते हैं इनको, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, आपको एआई की एप्लीकेशंस बनानी है, तो इनमें तो हार्डली ही इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अगर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस चल रहा है और हमको बीच में रोक के चेक करना है, तो फिर ब्रेक और कंटिन्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ब्रेक के ओके सर। नीचे का जितना भी कोड रहेगा वो हमेशा अनरीचेबल रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि, मैंने आपको बताया कि ब्रेक के नीचे का हमेशा अनरीचेबल रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके इंडेंटेशन से बाहर वाला भी अनरीचेबल हो जाएगा। ब्रेक के नीचे भी जितना हमने लिखा है उसके इंडेंटेशन में, वो सब अनरीचेबल हो जाएगा। अगर यहाँ ब्रेक लिख दूंगा तो ये वाला प्रिंट अनरीचेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट, कोई शंकाएं? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, है ना। आज का जो कवर करना था हमने पूरा कर लिया है सक्सेसफुली। कुछ भी ऐसा होता है जो इसमें आपको डाउट है तो प्लीज़ आप ग्रुप पे पिंग कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 3 असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, प्लीज़ उनको कीजिए, है ना। और आज का मेरे ख्याल से आज का भी असाइनमेंट है, 7 जून के असाइनमेंट, अरे हाँ है ना, 7 जून के असाइनमेंट हैं, इनको भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ये अगले वीक तक मुझे कंप्लीट चाहिए सब। सर सारे असाइनमेंट भेज दीजिए ना, मतलब मैंने 3 भेज दिए हैं, 3 और भेज रहा हूँ। ठीक, मैं क्लब मैंने करके भेज ऑलरेडी, दूंगा। हाँ क्लब करके भेज दीजिए आप। हम्म, जो आपने कल डॉक्यूमेंट भेजा था वो दिस वीक का था ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, रहेगी। वो पहली पहली क्लास का पहला डॉक्यूमेंट है।
ओके, तो आज का अलग डॉक्यूमेंट ठीक है, रहेगा। आज का, हाँ आज का अलग रहेगा, आज का भी भेज दूंगा मैं। ठीक। अभी बनाया नहीं मैंने, मैं हाँ बना के उसको भेज ठीक दूंगा ठीक आज ही, ठीक है सर। ना। आपके पास पूरा वीक है, ये 6 असाइनमेंट्स को, ये 6 असाइनमेंट है, मैं बता देता हूँ अभी भी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे पेज का, इसको लेना हो, है ना, आगे भी आपको काम आएगा ट्रैक करने में। ये जो 6 असाइनमेंट है, 6 और 7 जून का जो मैंने आपको लिखा हुआ है, ये आपको सबको कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से स्मिता जी को, मोनिका जी को प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये क्लास उनकी रिपीटेशन की Yes, है ना स्मिता जी, लेकिन अब तो नहीं लेकिन आएगी ना हमको प्रॉब्लम। हमको करना है। हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही definitely, sir. पड़ेगा, Definitely, yes, sir. है ना। Yeah. तो प्लीज़ इनको कंप्लीट कीजिए, है ना। और अगले वीक आप हम इसको शो कीजिए सब लोग मुझे, चाहे तो आप मेल कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, चाहे तो आप कोड कॉपी करके भेज दीजिए, वॉट एवर वे यू कैन सेंड इट टू मी, प्लीज़ भेजिए, है ना। एक और इन्फॉर्मेशन है, मे बी टुमारो को स्किप करेंगे, मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे वी विल हैव 1 hour ऑफ सेशन फॉर डेटा साइंस फ्रॉम अंशुल कानूनगो जी। वो हम इवनिंग में रखेंगे सेशन, मे बी 7-7:30, ओनली 1 hour 45 minutes to 1 hour का रहेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। और सेम इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है उस पर भी डिस्प्ले करूँगा, आपको इंडिविजुअली भी भेजूँगा। सो लेट्स वर्क ऑन दैट ऑल्सो। एंड डेफिनेटली जो सर का होमवर्क है वो तो हमको करना ही। अभी आप इसको अपना जॉब ही समझिए, है ना, जैसे 9 घंटे में हम काम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है। हम दिन में रात में हमारा जैसे कॉल होता है ना, क्योंकि वी वर्क विथ यूके कस्टमर, वी वर्क विथ यूरोप कस्टमर्स, तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको सुबह ही काम करना रहेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया कस्टमर हो गए तो आप सुबह भी आपकी मीटिंग होगी, जल्दी हो जाएगी 8 बजे। तो ऐसा हमको पूरा लेके चलना पड़ेगा। और जो सर ने होमवर्क दिया वो भी करेंगे, प्लस हम हमारा डेटा साइंस का सीक्वल का सेशन करेंगे बेसिकली हम, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर विद दैट। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए ही फायदेमंद है। जितना जितना ज़्यादा आप कोड लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ही फ़ायदा देगा ये। मैं आपको 2 वेबसाइट दे रहा हूँ, एक इफ एल्स की है और लूप्स की है, ठीक है। दोनों मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, प्लीज़ इनको आप चाहे तो बुक मार्क कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। एक ये है, इससे कोड कॉपी नहीं होता है, ठीक है। ये मज़े की बात तो यही है कि कॉपी मत कीजिएगा, है ना। कॉपी करेंगे भी तो इसमें नुकसान आप ही का है। लिख के देखिए, देख के लिखिए, आपसे नहीं बनता है देख के लिखो, लेकिन लिखो। कोड लिखेंगे तो आपको कोड अपने आप ही समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। कई कई चीज़ें तो कोड लिखते लिखते समझ में आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग लिखिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए मुझसे, है ना। बाकी कोई भी करियर गाइडेंस है, रोहित सर हैं आपके लिए यस, हमेशा मैंने उपलब्ध। आपको सबको बोला भी है, आपने सबसे पहले रेज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए, आई विल रिव्यू इट, और फिर उसको हम वी विल ऐड सम गुड पॉइंट्स इन इट डिस्कशन करने के बाद। तो ईमेल आईडी भी मैंने शेयर कर दिया है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो भी हम करेंगे। एंड वी विल हैव अ 1-to-1 सेशन ऑल्सो, 15-20 मिनट का मैं आपको कॉल करूँगा, वी विल हैव अ डिस्कशन, और उसके हिसाब से वी विल सी वी, जैसा शुभम सर बात कर रहे हैं, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, जैसा दूसरे ट्रेनर्स आए थे उन्होंने बात करी है, हमको इसी तरीके से कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्लेस करना है, ठीक है। वी हैव टू शोकेस आवर सेल्फ एज अ IT प्रोफेशनल। जो हम बनना चाहते हैं वो आज से अपने आप को डिस्प्ले करना आप शुरू कीजिए, है ना। प्रिपेयर करना पड़ेगा, कांच के सामने देख के बोलना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन याद करना पड़ेगा, वो सब हम वी विल स्लोली वी विल इनकॉर्पोरेट इन आवर सेल्फ, है ना। बट डेफिनेटली सबसे पहला वर्ड है पाइथन फर्स्ट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक सर। ओके सर, ओके, कॉल एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, वी विल हैव अ गुड जर्नी गोइंग फॉरवर्ड। Thank you, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Thank you, नर्मदे sir. यार। नर्मदे। Mm.